नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टार्ट किया था और उसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने सीख लिए थे। आज के सेशन में उसका एप्लीकेशन देखेंगे और अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे निकालते हैं, कहाँ तक वैलिड है, उन सब सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो शांति से पेशेंस के साथ पूरा लेक्चर देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो है, हमें अगर कोई रिंग दिया हो और उसका ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी निकालने को बोले तो हम उसको कैसे निकालेंगे उसी के बारे में सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं कोई एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक। अब ये रिंग का क्या है, कुछ ना कुछ मास होगा, होगा कि नहीं। मान लेते हैं इसका मास m है और रेडियस r है। ये इसका सेंटर है P। आपसे पूछ रहा है जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट P पे होगी वो कितना होगी उसको बताना है। ठीक है, अब आप इसको कैसे निकालोगे सोचिए। अब देखो, जो हमने पिछले लेक्चर में फार्मूले देखे थे उसमें क्या होता था, अपना ग्रेविटेशनल फील्ड का यही होता था फार्मूला ना, E वेक्टर इक्वल टू जी एम, जिस मास का निकालते थे, डिवाइडेड बाई क्या होता था, आर स्क्वायर। लेकिन ये कहाँ तक वैलिड था, ये अपना केवल पॉइंट मास के लिए वैलिड था। और ये हमारा क्या है, इसका देखो पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो एम मास हो यहाँ से इस एंड से लेके इस एंड तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये किसके लिए वैलिड है, पॉइंट मास के। तो क्या हम ये फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो अब हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये रिंग जो है इसको हम हर पार्ट को एक सिंगल पार्टिकल मान लेंगे, इसको एकदम छोटू सा मान देंगे, इसको एकदम छोटू सा, सबको एकदम इंडिविजुअल पार्टिकल में तोड़ देंगे पूरा यहाँ तक। अब जब ये पॉइंट मास हो जाएगा तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप होगा कि नहीं, बिल्कुल डेवलप होगा। तो उसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं कि नहीं। अगर इसको मैं छोटा छोटा मास जैसे डीएम, इसको भी डीएम, ऐसे मैं सबको एकदम ब्रेक करके ऐड करूंगा, टोटल मास तो हमारा बराबर आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा और हम जिस पॉइंट पे चाहें उस पॉइंट पे फील्ड निकाल सकते हैं। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, हम किसी भी एक पॉइंट पे डी एम मास ले लेते हैं। यहां से हमें थीटा एंगल पर डी थीटा पे जाके एक पॉइंट मास कितना ले लेता हूं, डी एम। ये एंगल है हमारा डी थीटा। कोई भी डाउट हो तो देखो एकदम शांति से मैं सारी चीजें एकदम धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, आप पेशेंस के साथ पूरा देखिएगा। एक भी जहां भी डाउट हो वीडियो को पॉज करके बैक से देख लेना, फिर आगे जाना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, आगे आपको कोई भी शेप देगा आप उसको आसानी से निकाल लोगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि एक थीटा एंगल पर डी थीटा एक एलिमेंट लिया और जो इसका मास है ए इसका मास कितना है, डी एम। अब ये हमारा एकदम छोटू सा मास है। अब ये हमारा क्या हो गया है, एक पॉइंट मास हो गया है। अगर ये हमारा पॉइंट मास हो गया है तो क्या यहाँ पे हम अपना वो फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो चलो यहाँ पे अब लगाते हैं। अगर ये छोटू सा मास डीएम है तो इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा इसी डायरेक्शन में कितना आएगा, आपका डीई आएगा कि नहीं, क्योंकि ये छोटा सा मास है तो एकदम छोटा सा ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप होगा। तो यहाँ से जब इसको हम लिखेंगे, ये केवल एक पॉइंट के लिए लिख रहे हैं, यहाँ से डीई इक्वल टू क्या आएगा हमारा, जी। ये तो कांस्टेंट है, बदल क्या रहा है, इस एलिमेंट का मास कितना है जो हमने एकदम छोटा सा माना है, डीएम, और इसका रेडियस कितना है, रेडियस आर स्क्वायर है। तो फिक्स है, रेडियस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, आर स्क्वायर। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब ये जब हमारा छोटा सा आया डीई, अगर हमें नेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये सबको ऐड कर देंगे, डीई प्लस डी, ऐसे करके जितने भी एलिमेंट रहेंगे। अब आइए इसको चेक करते हैं, क्या इसी को ऐड करेंगे कि इसके साथ कुछ एंगल और वो सब आएगा। अब ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछले सेशन में मैंने आपको क्या बताया था, एक क्वेश्चन कराया था जो इक्विलैटरल ट्रायंगल थे, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे
सेंटर पे क्या होता था, जो नेट आता था वो जीरो होता था, उसका पूरा क्वेश्चन के थ्रू डेरिवेशन भी करवाए थे। अब आप ध्यान से मुझे बताओ, अगर इसको मैं यहाँ तक हाफ मानूं, तो इसके इस साइड ये भी वही हाफ है कि नहीं? एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखो, ये उसके जस्ट हाफ है। अगर हम यहाँ पे थीटा एलिमेंट पे डीएम लिए हैं, इसी टाइप का एक इस साइड भी आएगा कि नहीं? इधर भी आएगा एक अपना। देखो एकदम ध्यान से समझना, एकदम जो इसके सिमेट्रिक होगा, इसका भी मास होगा डीएम। यहां से एंगल कितना बनाएगा? एंगल हम यहाँ नीचे से ले रहे हैं, इसको ध्यान रखना, डी थीटा पर। सब कुछ सेम है, समझ में आया कि नहीं? ऐसे जितना हम छोटा सा डीएम करेंगे, सबका सिमेट्रिक इस पार होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब आओ देखते हैं कि इसका नेट क्या प्रोड्यूस होगा। अब इस पॉइंट जो P का है, इस पे बनाते हैं दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आ रहा है? इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा DE, और किस डायरेक्शन में आएगा? जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है। ठीक, चलो अब इस पॉइंट का हम इंडिविजुअल एनालिसिस करते हैं P पे। अब P पॉइंट है हमारा, इधर क्या आ रहा है हमारा? DE, यही आ रहा है ना DE। कितना एंगल है यहां से जो हमारा एंगल बना रहा है थीटा, DE थीटा एंगल बना रहा है। और सेम हमारा उसी थीटा एंगल पर इधर भी आ रहा है इसका सिमेट्रिक। ऐसे इस पे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल इस साइड होंगे, सबका सिमेट्री भी इस साइड होगा। आप जहां पे भी थीटा कंसीडर करोगे, ये भी आया हमारा DE, और कितना एंगल यहां से बना रहा है? थीटा। अब आपको इसका नेट निकालना है। जो हमारा नेट आएगा वो कैसे आएगा? क्योंकि जो यहाँ हमने DE लिखा है, उसको निकालते हैं कि नेट हमारा क्या आने वाला है। ठीक, एक बार ये पता चल गया, इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरा निकल के आ जाएगा। अब इसका रिजॉल्व करिए। जब आप इसका रिजॉल्व करोगे, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? इधर आपका आएगा DE cos थीटा एक्स डायरेक्शन में, और ऊपर कौन सा कंपोनेंट आएगा? इधर हमारा आएगा DE sin थीटा। ये पहले वाले के लिए रिजॉल्व किया। अब इसी तरह इसका लेफ्ट वाले का रिजॉल्व करिए। जब लेफ्ट वाले का हम रिजॉल्व करेंगे, तो इधर हमारा क्या कौन सा कंपोनेंट आएगा? थीटा एंगल यहां से बना रहा है, इधर से हमारा आएगा DE cos थीटा। और ऊपर कौन सा कंपोनेंट जाएगा? ऊपर हमारा जाएगा DE sin थीटा। कुछ भी डाउट है तो बोलो, एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छे से सीखिए। अब वहां पे ट्रेंगल में आपने देखा था, जब हम रिजॉल्व करते थे क्या आ जाता था? जीरो। अब यहाँ पे आप ध्यान से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो पहले। जो हमारा DE नेट आ रहा है, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का सम ही आएगा। तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का हम कंसीडर करते हैं, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो यहाँ पे तो देखो दोनों साइड अपना बराबर है। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहाँ हमारा DE cos थीटा किसके बराबर है? दोनों बराबर है। तो क्या इधर से कोई इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में हमारा कोई भी फील्ड जनरेट नहीं हो रही है। जो भी जनरेट हो रही है, सब किधर हो रही है? वर्टिकल में जनरेट हो रही है। ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हमारा जो फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आ गया? जीरो। और फील्ड किधर है? फील्ड हमारा है ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में। और कितना है यहाँ पे? अब जो सम आएगा, उसको जो हमने यहाँ DE लिखा है, वो क्या लिखा जाएगा? DE sin थीटा के साथ अगर एक ही टर्म रहेगा। ओनली किस डायरेक्शन में आएगा? ओनली कम इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप बुक में देखोगे, ये सब लिखा ही नहीं गया है, डायरेक्ट डेरिवेशन करके ऐसा दिखा देते हैं। लेकिन मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। एक एक पॉइंट समझिए कि आखिर चीजें हो क्यों रही है। ठीक, हॉरिजॉन्टल में जीरो हो गया, और वर्टिकल में हमारा कितना आएगा? वर्टिकल में हमारा आ रहा है DE sin थीटा। मैं एक का कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे n नंबर हैं, सब कैंसिल हो जाएंगे। सॉरी, DE sin थीटा है। अब जो हमने नेट लिखा था DE, उसको अब मैं क्या वो लिखूंगा? बिल्कुल नहीं। वो हमारा क्या होगा? E वेक्टर इक्वल टू हमारा होगा DE वेक्टर साइन थीटा। इसी तरह होगा कि नहीं? जितने भी कंपोनेंट हम लेंगे, इसके n नंबर, जैसे एक लिया, इसके सिमेट्रिक इधर आया, ऐसे दूसरा कंपोनेंट लेंगे थीटा वन एंगल पर, इधर भी थीटा वन एंगल पर कोई आएगा। जितने भी n नंबर के कंपोनेंट लेंगे, सबकी सिमेट्री वही आएगा। हॉरिजॉन्टल में कैंसिल हो जाएगा, केवल वर्टिकल में आएगा। तो जो हमारा होगा, वो अभी जो नेट इफेक्ट आएगा, वो साइन थीटा के साथ सबका ऐड करना पड़ेगा।
तो अब मैं क्या करूं, जो मेरा ये डी आया है, डी तुम्हारा यही आया है, इसके साथ अब हमारा क्या आएगा, साइन थीटा। लेकिन आप देखो ये केवल एक छोटे से एलिमेंट के लिए आया है, हमें पूरा क्या चाहिए, अगर पूरा चाहिए तो हमारा कौन सा फार्मूला आता है, हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। तो अगर हमें ई वेक्टर निकालना है, हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन किसका, डी साइन थीटा का, जितने भी नंबर आप पार्टिकल रहे उस रेंज में। अब देखते हैं थीटा हमारा कहां से कहां वेरी कर रहा है। थीटा देखो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, और हमें ऐसा लेना कि पूरे को कवर कर दे। तो यहाँ पे जब हमारा शुरू हो रहा है, थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है, 180 डिग्री। ऐसे ही चलना चालू किया तो हमारे थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जो इस रिंग को पूरा कवर करे। हमारा जो थीटा वेरी हो रहा है 0 से लेके पाई तक। समझ में आया कि नहीं एंगल, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारी आई है जी डी एम बाई आर स्क्वायर। इसको रखते हैं यहाँ पे जी डी एम, अच्छे से समझिएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा। कुछ भी डाउट है तो बोलो। लिमिट हमारी 0 से पाई तक जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर दे देते हैं। हमारा जी बाई आर स्क्वायर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और रेडियस में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो भी कांस्टेंट है। लिमिट 0 से पाई, अंदर क्या बचा, डी एम साइन थीटा। अब देखो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मास भी कंटिन्यू वेरी कर रहा है। यहाँ पे डीएम कुछ है, इधर डीएम कुछ आएगा, सारा मास हमारा चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे। और हमारा थीटा एंगल वो भी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। ये हमारे दोनों वेरी कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा कि इन दोनों को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। अब इसको कैसे करेंगे, आइए उसको समझते हैं। किसी एक को ये दूसरे में कन्वर्ट करना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। अभी आप ध्यान से देखो, ये हमारा रिंग था, इसका रेडियस कितना था, रेडियस था हमारा आर, और मास कितना था एम, यही था ना। अब आप बताओ, अगर इसका मास पर यूनिट लेंथ हमें निकालना रहे इस रिंग का, अगर इसका हमें मास पर यूनिट लेंथ लिखना रहे तो क्या होता है, जो पूरा मास है उसमें इसके लेंथ का डिवाइड कर दो। तो इसका लेंथ कितना आएगा, अगर ये रेडियस आर है तो यहां से लेके यहां तक पूरा लेंथ कितना होगा इस रिंग का, पाई आर, यही होगा ना, पाई आर। तो चलो अगर हमें मास पर यूनिट लेंथ इसका चाहिए, टोटल मास में हम उस लेंथ का डिवाइड कर देंगे टोटल का, तो हमें किसी भी एक यूनिट पे निकालना है उसका मिल जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। समझ में आया कि नहीं आपको, टोटल मास है m, और इसके लेंथ से डिवाइड करेंगे तभी पर यूनिट मिलेगी। तो लेंथ कितनी है, पाई इंटू आर। ये हमारा इसका हो गया। अब हमने जो छोटा सा एलिमेंट लिया है ना, इसको भी मैं यहाँ पे बाहर बनाता हूँ। यहाँ पे ये क्या है, हमारा डी थीटा है, ऐसे ही आर्क है ना, ये एंगल है हमारा डी थीटा, रेडियस है आर, और ये मास है डी एम। अब आप बताओ ये जो छोटा सा लेंथ है इसकी लेंथ कितनी होगी, अगर रेडियस आर है, डी थीटा है, तो आर्क इक्वल टू क्या होता है, हमें अगर आर्क लेंथ निकालनी है तो हमारा रेडियस इंटू थीटा का क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से अगर हमें लेंथ इसका लिखना है तो लेंथ मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिख रहा हूँ, लेंथ हमारा आ जाएगा आर डी थीटा। अब टोटल मास डीएम है, लेंथ आर डी थीटा है, अगर इसका हमें मास पर यूनिट लेंथ लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, मास पर यूनिट लेंथ है जो एलिमेंट है, मास पर यूनिट लेंथ, ये कितना निकल के आएगा, टोटल मास कितना है इस एलिमेंट का, टोटल मास है डीएम, और इसका टोटल लेंथ कितना है, जितने पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर डी थीटा। अब आप ध्यान से देखो, ये भी मास पर यूनिट लेंथ है ये भी मास पर यूनिट लेंथ है। इसका मैंने पूरा डिटेल में आपको रोटेशनल मोशन में भी एक बार एक्सप्लेन किया था, जो लोग वहां नहीं देखे होंगे वो फिर से यहाँ देख लीजिए। तो ये दोनों यहाँ बराबर होंगे कि नहीं, यहाँ से मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ। तो m बाई, क्योंकि यूनिट मास है किसी भी यूनिट पे तो सेम आएंगे, m बाई पाई आर इक्वल टू क्या आया, डी एम बाई आर डी थीटा। तो कितना इजीली हमने इन सबको कन्वर्ट कर दिया है, आर से आर कैंसिल हो गया, हमें डी एम की वैल्यू चाहिए। डी एम यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, एम डी थीटा, यही आएगा ना, एम डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई।
देखो हमारा जो दो वेरिएबल था अभी ये भी हमारा थीटा में कन्वर्ट हो गया, एक सिंगल हो गया कि नहीं। यहाँ देखो मास हमारा कांस्टेंट है जो दिया हुआ था और पाई भी कांस्टेंट है, बदल क्या रहा है डी थीटा। अब डी थीटा की वैल्यू हम अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें तो यहाँ पे पुट करते हैं डी थीटा की वैल्यू, तो कितना हमारा आएगा, पुट डीएम इन इक्वेशन 1। आराम से समझिए, सारा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। धीरे से आप देखते जाइए, एक एक करके सारा डाउट क्लियर होता जाएगा। जीरो से पाई तक जा रहा था, कांस्टेंट था अपना जी बाई आर स्क्वायर बाहर था। अब डी एम की वैल्यू में क्या पुट करूंगा, एम डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई इंटू साइन थीटा। इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं तो हमारा जी जो कांस्टेंट है बाहर देते हैं, एम भी कांस्टेंट है, पाई आर स्क्वायर ये भी हमारा बाहर आ गया। लिमिट हमारी जीरो से पाई, क्या आया अंदर, साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो कितना इजी इंटीग्रेशन हो गया, अब कुछ नहीं करना है, बस साइन थीटा का सिंपल सा इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करेंगे, हमें नेट इफेक्ट मिल जाएगा। तो आई होप आपको इंटीग्रेशन करना आता होगा, अगर नहीं आता मैंने मैथमेटिकल टूल का वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे जाके देख लीजिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी एम बाई पाई आर स्क्वायर, यही आएगा ना। अब बताओ साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा का क्या होता था, माइनस कॉस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जीरो से पाई तक, लिमिट हमारी जीरो से लेके पाई तक। अब चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, कैसे लिमिट का पता है ना इंटीग्रेशन, डेफिनेट और इनडेफिनेट दो टाइप के मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखाया था। तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। तो यहाँ पे हमारा ए वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा, माइनस को बाहर ले लेते हैं, जी एम बाई पाई आर स्क्वायर। अब बताओ कास पाई, कास 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कास 180 हमारा होता है -1, माइनस आता है माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में हमारा कास जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आएगी 1। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं किया हूँ, जस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के कास पाई माइनस कॉस जीरो किया हूँ। कास पाई की वैल्यू -1 होती है और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, ठीक। जब इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 जी एम बाई पाई आर स्क्वायर। जो हमारा पी पॉइंट पर पूछा था, ई वेक्टर हमारा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, और यही कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में लगाएंगे, अच्छे से समझ लो, यहाँ आपका क्लियर रहेगा तो वहाँ कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। देखो कितना इजीली हमने इसको निकाल दिया, जो हमसे पी पॉइंट पर पी पॉइंट में हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा था, वो कितना निकल के आया है, 2gm बाई पाई आर स्क्वायर। और ये किस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में, सारा हमारा जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा है वो अपवर्ड में है, तो इसको अपवर्ड को हम किससे दिखाते हैं, जे कैप। समझ में आया कि नहीं। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, और इस डेरिवेशन को आप खुद से करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, रटना मत। क्या क्या किया हमने, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, हमें फार्मूला पता था ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है, यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, हम उसको नहीं लगा सकते थे, तो हमने क्या किया कि इसको तोड़ के एक एकदम छोटा सा पॉइंट मास बनाया, उसका हमने ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा। फिर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि इस पॉइंट के अबाउट जो हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे था, जितने एंगल पर हम लेंगे उसका एक सिमेट्रिक इस पार भी आएगा। तो हमने दोनों को यहाँ पे लेके कंपेयर किया, जब यहाँ पे लेके देखा तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर था, जो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे थे, इस डायरेक्शन में थे। यहाँ से हमारा केवल वर्टिकल डायरेक्शन में आता था डी ई साइन थीटा। तो जो अब हमें इंटीग्रेशन करना था, अगर बहुत सारे एलिमेंट को ऐड करना हो, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। यहाँ पे दो वेरिएबल आए, उनको सिंगल में कन्वर्ट करके केवल कैलकुलेशन किया हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब चलो, ये तो हो गया रिंग के लिए। अब मानो कोई भी शेप आपको दिया हो, उसका कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। अभी ये हमारा रिंग था जो हम निकाल लिया। अब ग्रेविटेशनल फील्ड था जनरल आर्क के लिए देखते हैं, इसको हम कैसे निकालेंगे। कोई भी हमारा कोई एक रैंडम आर्क दे दिया है, हमसे पॉइंट पी पे पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, इनके बीच का एंगल दे दिया है फाई। वहां पे तो हमें पता था सिमेट्रिक है, उधर है करके निकाल देते थे। यहाँ पे कोई जनरल एंगल दिया, मतलब जो भी रैंडम दे देगा, 30 डिग्री 50 डिग्री,
उस पे हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको आप कैसे निकालोगे? पहले खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं। अब देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हो रही है। इसका रेडियस जो है वो कितना है? आर है, मास एम है। समझ में आया कि नहीं? कोई भी एक जनरल आर्क दे दिया है। इसका देखो ये 3D में है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। एक मिनट, डायग्राम को फिर से बनाते हैं थोड़ा सुंदर सा। इसका मास कितना है? इसका मास हमें m दिया हुआ है। अब हमें पॉइंट P पर क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आया कि नहीं? अब इसको हम कैसे निकालेंगे, चलो इसको समझते हैं। यहाँ पे मैं फिर से बनाता हूँ एनालिसिस के लिए। ये हमारा आर्क है, यही एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सीधा डिवाइड कर देता हूँ। अगर यहाँ पे एंगल हमारा फाई था, अगर मैं इसको सीधा ऐसे डिवाइड करूंगा आधे पे, तो ये एंगल कितना होगा? उसका जस्ट आधा कितना होगा? 5/2। और जब इसको हाफ किया हूं, इधर का भी कितना आएगा? 5/2। कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब मैं क्या करता हूं कि हमें पता है जो हमारा E इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर है, वो किसके लिए वैलिड है? वो हमारा पॉइंट मास के लिए वैलिड है। वो हमारा केवल पॉइंट मास के लिए वैलिड है। लेकिन ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक देखो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें इस आर्क को एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं डीएम का, एकदम छोटू सा एलिमेंट। और जो ये हमारा वर्टिकल है, यहां से मैं लेता हूं कितने एंगल पर है? थीटा पर। ये फाई तो हमें दिया हुआ था, जिसको 5/2 हो गया। मैं यहां से थीटा एंगल पर एक एलिमेंट लेता हूं। जो एलिमेंट ए लिया हूं, इसका मास कितना है? dm। समझ में आया कि नहीं? कुछ भी डाउट है तो बताना, अगर जहां भी ना समझ में आए। अब इसका क्या करना है? अब इसका जस्ट सिमेट्रिक एक इधर भी आएगा, अभी हमने पिछले में ही देखा था। आप इधर लोगे तो इधर भी तो इसका एक सिमेट्रिक आएगा, जो इधर थीटा एंगल पर रहेगा। रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा, अगर हमने इसको आधे पे ब्रेक किया है। अब चलो इसके बारे में एनालिसिस करते हैं कि आखिर चीजें हो क्या रही हैं। अगर यहां तक कुछ भी डाउट है तो बताना। यहाँ भी हमारा एकदम छोटा सा dm रहेगा, और इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आएगी? अगर मास dm है, ये भी de आएगा, और इधर भी हमारा इसी डायरेक्शन में de आएगा। समझ में आया कि नहीं? अब चलो इस पॉइंट को हम बना के एनालिसिस करते हैं, चीजें हो क्या रही हैं। इसको यहाँ बाहर बनाते हैं, एकदम छोटा सा डी थीटा लिया हूँ, वो सब यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि ये डायग्राम छोटा है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो डी थीटा एकदम छोटू वाले को मैं बाहर लेके बनाता हूँ। ठीक, ऐसा कुछ सीन है जो मैंने एलिमेंट लिया है। यहाँ से कितना वर्टिकल से एंगल लिया हूँ? वर्टिकल से लिया हूँ थीटा एंगल पर, जिसका मास है dm। ठीक है, और इसका रेडियस है हमें r, और ये एंगल हमारा कितना है? जिस एंगल पर लिया हूँ d थीटा। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो बताना। यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं क्योंकि ये डायग्राम फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगी, इसलिए इस सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया है। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो डी आएगा, आएगा कि नहीं? और वैसे ही उसका सिमेट्रिक जस्ट इधर होगा, जो इस साइड मैंने बनाया है वो भी इसी साइड ऐसे लेके आप बनाओगे, है कि नहीं? उसको मैं नहीं इधर कर रहे हैं। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब चलो इसका रिजॉल्व करते हैं, देखते हैं कि चीजें हो क्या रही हैं, जैसे हमने पिछले में किया था। इधर है हमारा डीई, यहाँ से एंगल बन रहा है थीटा। इसी तरह इधर है हमारा डीई, और इधर से एंगल कितना बना रहा है? इधर से भी सेम एंगल उसका सिमेट्रिक है तो बनाएगा डी थीटा। अब आइए देखते हैं इसका कौन सा इफेक्ट आएगा। रट्टा मत मारना, उधर डी ही साइन थीटा था, इधर भी डाल दूं। पहले समझिए हो क्या रहा है। अब चलो इसको रिजॉल्व करते हैं। जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर क्या आएगा? एंगल इधर से बना रहा है तो इधर इसका आएगा, इसके लिए जो राइट साइड है आपका डीई कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या आएगा? देखो रट्टा मत मारना, इधर एक्स और वाई कंपोनेंट कैसे देते हैं इस पे मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है, उसको जाके एक बार देख लेना। इसके परपेंडिकुलर आएगा डी साइन थीटा। इसी तरह हम इसका निकालेंगे, इस लेफ्ट साइड वाले का। इधर इस डायरेक्शन में कितना आएगा? डी कॉस थीटा, यही आएगा ना। और इस डायरेक्शन में कितना आएगा हमारा? डी साइन थीटा।
कुछ भी डाउट हो तो बताओ। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर ये हमारा P था, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो दोनों कंपोनेंट बराबर हैं डी ई साइन थीटा, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमारा क्या ग्रेविटेशनल इफेक्ट कुछ है? कुछ नहीं है। वो हमारा क्या है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में? जीरो है। यहाँ देख लो, आपको पूरा मैं डिराइव करके दिखा दिया, डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा दोनों मिलके हमारे क्या आ गए? जीरो। कुछ भी डाउट हो वीडियो को पॉज करो, एक बार समझ लो नोटेशन, क्योंकि यही नहीं समझ पाओगे तो आगे नहीं कर पाओगे। अब वहां पे हमने क्या किया था, छोटू सा एलिमेंट हमारा क्या होगा यहाँ, जो कि डी ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। यहाँ लिख देता हूँ, डी ई साइन थीटा कैंसल इच अदर। अब हमारा किस डायरेक्शन में आया? अगर हम इस दो पॉइंट की बात कर रहे होते तो जो हमारा नेट ई आता वो हमारा कितना आएगा? डी ई कॉस थीटा प्लस, एक मिनट नीचे लिखते हैं और कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर यहाँ पे हमें डी ई लिखना होता जो नेट इसका आ रहा है, तो ये क्या होगा? डी ई कॉस थीटा। इसी तरह इस साइड के लिए डी ई कॉस थीटा। अगर ऐसे हमारे पास इन नंबर के हमने पार्टिकल लिए होते तो सबका कौन सा सम लिया जाता? डी ई कॉस थीटा। कुछ भी डाउट हो तो बताना। जो देखो, रट्टा मत मारना, मैंने इसीलिए किया है ये सब, क्योंकि वहां आप साइन थीटा एंगल का देखना, हमने यहाँ से एंगल लिया है, वहां एंगल नीचे से था इसलिए उसका साइन आया था। ठीक, अब इसका जो हम ई नेट निकाल रहे थे, इसका टोटल वो हमारा क्या आएगा? अगर हमें पूरा चाहिए तो हमें इंटीग्रेशन चाहिए, तो यहाँ से अगर हमें ई चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? ई इक्वल टू सब का इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं? अगर कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से बताओ, अगर हम इस पार्टिकल एक को कंसीडर करें तो इसके लिए डी ई कितना आएगा? डी ई हमारा आएगा जी डी एम बाई आर स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं? बिल्कुल यही आएगा। तो चलो इसकी वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे। देखो सारी चीजें वहां की हैं, थोड़ा इसको फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। इंटीग्रेशन है कितना आ जाएगा? जी डी एम बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब बताओ लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? लिमिट यहाँ थीटा हमारा ऐसा लेना है जो दोनों को कवर करे। तो यहाँ से थीटा कितना आ रहा है? अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लें, इधर हमारा +5/2 आ रहा है और लेफ्ट साइड कितना आ रहा है? -5/2। तभी तो ये पूरे स्ट्रिप को कवर करेगा जो स्ट्रिप दिया हुआ है। तो हमारा जो एंगल वेरी कर रहा है, थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -5/2 से लेके +5/2। समझ में आया कि नहीं? तभी तो ये पूरा समेशन हम करेंगे तभी तो देगा, और इंटीग्रेशन एक तरह का समेशन है। अब चलो यहाँ पे फिर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। E इक्वल टू जी बाई आर स्क्वायर बाहर दे देते हैं, जी बाई आर स्क्वायर -5/2 से लेके +5/2। इधर क्या आया हमारा? इधर हमारा आया डी एम कॉस थीटा। अब देखो फिर से वही प्रॉब्लम, यहाँ पे हमारा डी एम और थीटा दोनों वेरी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए पूरा मास एम है और इसका लेंथ यहाँ से लेके इस एंड तक कितना होगा? अगर ये फाई है तो पूरा लेंथ कितना आएगा? आर इंटू फाई आएगा कि नहीं? यहाँ से पूरा लेंथ, अगर ये पूरा लेंथ हम यहाँ से लिखें, अगर ये फाई है और रेडियस आर है, तो ये लेंथ कितना होगा? आर की इक्वल टू, ये हमारा निकल के आएगा पूरा लेंथ जो निकल के आएगा आर फाई, और इसका मास कितना है? एम। अब हमें यूनिट मास चाहिए। यूनिट मास के लिए हम क्या करेंगे? यूनिट मास के लिए हम पूरे मास में, यूनिट मास तो वही होता है एक यूनिट का कि जितना लेंथ है उसको उसमें से डिवाइड कर देंगे, एम बाई आर फाई। अब जो हमने एक छोटा सा स्ट्रिप बनाया था, इसका इसका यूनिट मास निकालते हैं। इसको भी एक बार यहाँ मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ। यही था, ये था, कितना था हमने लिया था? डी थीटा, वही लिया था ना, डी थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं डी थीटा, रेडियस है आर और इसका मास है डी एम। यहाँ से अपना कितना एंगल बना रहा था? थीटा। ठीक, अब ये बताओ ये छोटे सा मास का लेंथ कितना होगा? ये जो ए लेंथ है, ए लेंथ होगा हमारा ए एंगल इंटू इसका रेडियस, तो इसका निकल के आएगा कितना? यहाँ मैं लिख रहा हूँ आर डी थीटा, यही निकल के आएगा। और अगर यूनिट मास इसका निकालना है तो इसका यूनिट मास कितना होगा? डी एम डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है? आर डी थीटा।
अब आप बताओ, ये भी यूनिट मास है, ये भी यूनिट मास, तो क्या दोनों बराबर होंगे कि नहीं? बिल्कुल बराबर होंगे। तो यहाँ से m बाई आर फाई इक्वल टू डी एम बाई आर डी थीटा। यहाँ से हमारा r से r कैंसिल हो गया, हमें dm चाहिए। dm इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया? dm इक्वल टू हमारा निकल के आया m डी थीटा डिवाइडेड बाई फाइव। कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब देखो आप यहाँ से अगर इसको मैं इक्वेशन 1 मानूं, यहाँ पे मैं dm की वैल्यू पुट करूंगा तो केवल थीटा एक ही वेरिएबल बचेगा। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। यहाँ से हमारा e इक्वल टू क्या आ जाएगा? लिमिट है -5/2 से लेके 5/2 तक। जी बाई आर स्क्वायर को तो ऑलरेडी बाहर ले लिए हैं। अब डी एम की वैल्यू कितनी हमने निकाला है? एम डी थीटा डिवाइडेड बाई 5 इंटू कॉस थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, m बाई फाइव ये भी कांस्टेंट है, तो जी एम बाई फाइव आर स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा डी थीटा। अब तो एकदम इजी सा हो गया है, बस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पुट करनी है। -5/2 से +5/, करते हैं, इक्वल टू जी एम बाई फाइव आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। लिमिट है हमारा -5/2 से लेके +5/2 तक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कॉस थीटा इंटू डी थीटा है, चलो एक बार और लिख देते हैं, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे जी एम बाई फाइव आर स्क्वायर। कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा का होता है साइन थीटा। और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? -5/2 से लेके +5/2 तक। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। चलो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल टू जी एम बाई फाइव आर स्क्वायर। अंदर क्या आ जाएगा? साइन 5/2 माइनस अपर माइनस लोअर, साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? -5/2। अब आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन बताया था, साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा हमारा साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से जब हम ई निकालेंगे, ई इक्वल टू हमारा निकल के आएगा जी एम बाई फाइव आर स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा साइन 5/2 प्लस साइन 5/2। जब इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? 2 साइन 5/2। तो चलो इसको अगला स्लाइड देते हैं। जो हमारा ई नेट निकल के आया है 2gm साइन 5/2, यही है ना साइन 5/2। और इन सब के बटे हमारा क्या है? 5r स्क्वायर। ये हमारा रहा फाइनल रिजल्ट। अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो फिर से पॉज करके फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ये जनरल निकालना सीख लिया, आपको कुछ भी बोलेगा आप निकाल लोगे। हमारा जनरल रिजल्ट है, क्या है? E इक्वल टू 2gm बाई आर स्क्वायर। ये जो फाई की वैल्यू है बाहर है, रेडियन में डालना, 60 डायरेक्ट मत डाल देना, उसको 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, उसमें कन्वर्ट करके तब डालना, साइन 5/2। अब आप देखो, इसका यूज करके आपको कोई भी आर्क दिया हो आप उसको निकाल सकते हो। चलो आपको दिखाते हैं। अभी जो हमने पिछला किया था एग्जाम्पल, उसको देखो, देखना रिजल्ट सेम आएगा। वहां पे क्या था? हमारा रिंग था, रिंग ही था ना, जो हमारा सेमी सर्कुलर रिंग आर दिया था। अब आप बताओ, इसको हम यूज करते हैं इस रिजल्ट को, कुछ भी क्वेश्चन में दे आप इसको यूज करना, सारा आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा देखो, जो फाई है, फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, एंगल देखना। फाई हमारा एंगल दिया है, इस पॉइंट से लेके इस क्वेश्चन में क्या होता था? फाई हमारा पूरा दोनों के बीच एंगल होता था। रिजल्ट को समझिए, उसके बीच का एंगल है फाई, और बाकी सब कांस्टेंट है। अगर इसका रेडियस आर था, ये पॉइंट पी था, तो चलो लिखते हैं इसका। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा अगर इसका हम लिखेंगे? ई इक्वल टू 2gm बाई आर स्क्वायर। अब आप बताओ, एंगल इसके बीच कितना है? यहाँ पे थीटा इक्वल टू हमारा जो फाई है, फाई इक्वल टू हमारा 180 डिग्री है। इस पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ के बीच कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। और 180 डिग्री हमारा कितना होता है? पाई। तो यहाँ पे हम फाई की वैल्यू कितना पुट करेंगे? फाई हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर पाई साइन 180/2। साइन 180/2 जो हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। जब यहाँ पे पुट करेंगे 2gm बाई पाई आर स्क्वायर, यही था ना वहां आया था। और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। आपको यकीन ना हो,
जाके देख लेना, जो पिछला डेरिवेशन मैंने कराया था उसका यही रिजल्ट आया हुआ है। तो आपको कोई भी दे, क्वाड्रिलेटरल या कोई भी एंगल पे दे, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करना, आपको सारा रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये रहा जनरल आर के बारे में जो चीजें पूछी जाती हैं। अच्छे से इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि क्वेश्चन कैसा भी एग्जाम में पूछे आप उसको आसानी से सॉल्व कर सको। अब चलो अगला टॉपिक शुरू करते हैं। समझ में ना आया हो तो एक बार खुद से देखना और खुद से करना इस सारे डेरिवेशन को। चलो अब अगला टॉपिक करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ हॉलो स्फीयर और सेल। कि किसी भी सेल का अगर हमें दिया हो, सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अर्थ एक स्फीयर है। अगर अर्थ हमारा सॉलिड स्फीयर के आसपास है कि नहीं, तो हमें दोनों देखना पड़ेगा कि हमारा हॉलो में क्या होता है और सॉलिड में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला केस लेते हैं, हमारा अर्थ क्या है, मान लेते हैं हॉलो स्फीयर। ये हमारा एक हॉलो स्फीयर है। अब इस पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है ग्रेविटेशनल फील्ड पूछने की। अगर इसका मास m और रेडियस r है, इसका r है और मास है m, रेडियस r, यहाँ पे लिख देते हैं। अब आपसे पूछ रहा है, तीन जगह पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा जा रहा है। कहाँ कहाँ पे? एक आपका इसके सेंटर पे, मतलब इनर पे कितना होगा, तीन कंडीशन पे पूछेगा। एक इस स्फीयर के आउटसाइड, जब हमारा आउटसाइड रहेगा, अगर इसका रेडियस r है, इसके बाहर जब जाएगा तो हमारा जो पॉइंट है r ग्रेटर देन r, मतलब वो एक मान लेते हैं हमें इस पॉइंट पे है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पॉइंट P पर। और अगली पॉसिबिलिटी क्या आएगी, इसके बाहर कहीं भी रहेगा, हम उसको कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद जब हम इस सरफेस पे आएंगे, कैसे बदलेगा उसको देखते हैं। तो एट सरफेस, स्फीयर में तीन केसेस बनेगी, एक इनसाइड, आउटसाइड और उसके सरफेस पर। सरफेस पर जब हमारा r इक्वल टू r आएगा, और इसके सेंटर पर या इसके अंदर कहीं भी, इसके इनर हम कहीं भी देख लेते हैं, एट इनर साइड, एट इनर साइड जो हमारा आर मानेंगे वो क्या है, आर हमारा जो इसका रेडियस है उससे कम है। समझ में आया कि नहीं? अब चलो इसको देखते हैं कि तीनों केस लेते हैं क्या क्या आएगा। अब आप ध्यान से बताओ, अगर कोई भी पॉइंट मास के कारण, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला क्या है, E इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। जिस पॉइंट पर मेजर कर रहे हैं वहां से उसकी डिस्टेंस कितनी है, वही होता है आर। ठीक। अब इसके लिए पहले आपको एक लॉ बताते हैं, उसको आप याद कर देना। वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, वो हायर स्टडीज में है, तो अभी आप अच्छे से उसको समझ लो। वो डेरिवेशन आपको ये बोलता है कि अगर कोई भी हमारा स्पेयर हो, केवल स्पेयर के लिए ही वैलिड है, जिसको हम बोलते हैं क्या, गाउस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपका जो गाउस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये बोलता है कि अगर कोई स्पेयर है जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग हम उसके सारे मास को उसके कहाँ मान देंगे, सेंटर पर। तो चलो अगला स्लाइड में देता हूं, वहां पे आपको दिखाते हैं। इसको नोट कर देना, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो गॉस लॉ आपको वो बोलता है कि अगर इसका मास m, रेडियस r है, ये पूरे मास को हम कहाँ पे मान देंगे, पूरे मास पे को ऐसा मान देंगे कि उसके सेंटर पर रखा है। अब देखो जो हमसे पूछ रहा था, पॉइंट P पे पूछ रहा था ना, जो हमारा कहाँ है, आउटसाइड है। अब आप बताओ, अगर ये मास m है और ये मास को हमने कैसे माना है, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको नोट कर लेना। गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका ये बोलता है कि ये केवल स्पेयर के लिए वैलिड, अगर किसी स्पेयर का मास m है तो उसके सारे मास को हम उसके सेंटर पर एज्यूम कर सकते हैं। इसके कारण पी पॉइंट पे आप बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आएगा, अगर मास m है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमारी है r, कितना निकल के आएगा, इस पॉइंट पर E हमारा निकल के आएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। कोई भी डाउट है तो बोलो। ये हमारा आउटसाइड आया है जब हमारा आर ग्रेटर देन आर है। अब सरफेस पर देखो, अगर मैं सरफेस पे लिखूं ग्रेविटेशनल फील्ड इस जगह पर, यहाँ पे रेडियस हमारा कितना है, यहाँ पे रेडियस हमारा आर है, तो यहाँ के लिए हमारा ई कितना आएगा, ई हमारा आएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। सरफेस तक तो आ गए। अब जब हम इसके अंदर आएंगे, अंदर आप बताओ, इसके अंदर ट्रेंगल का याद है ना जो पिछले लेक्चर में कराया था, अगर इसकी सिमेट्रिक चारों तरफ है, नेट इफेक्ट क्या आएगा, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा जीरो आएगा। आप निकाल के देख लेना।
तो इसके जो सेंटर पर या इनसाइड आएगा, अभी इनसाइड कैसे होता है पूरा आपको डिटेल में करेंगे। यहाँ पे इसके सेंटर पर क्या आएगा, इनसाइड, इनसाइड हमारा 0 आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E इक्वल टू 0, कहाँ पे आ रहा है हमारा, इनसाइड में। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्री के कारण आ रहा है, इनसाइड ड्यू टू सिमेट्रिक। अब ये सब चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं, ये मैंने लिखा कैसे, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ड्यू टू सिमेट्री एट सेंटर ओ, अगर इसको मैं सेंटर ओ मान लूँ, इसके बाहर गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है जो केवल स्फीयर के लिए वैलिड है, या सिमेट्री ऑब्जेक्ट जितने भी सिमेट्रिक होते हैं, कि उनका मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस सारे मास को हम सेंटर पर एज्यूम कर सकते हैं। जिसके कारण ये पूरा मास था उसको मैंने एज्यूम कर दिया है, पॉइंट ओ पर रखा हुआ है। पी पे हमसे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, फार्मूला पता है, इससे इस दूरी पर कैसे निकालते हैं। देखो मैं माइनस कहीं नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्शन पता है ना, आपका फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। तो इस पॉइंट पर हमारा ई वेक्टर आ जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। फिर इसके बाद हमें सरफेस पर निकालना था, यहाँ से आते आते हम सरफेस पर आ गए। सरफेस पे हमारा रेडियस आर है, कैपिटल आर, जी एम बाई आर स्क्वायर। अब इन साइड जब हमने निकाला, इन साइड हमारा ड्यू टू सिमेट्री एट सेंटर हमारा क्या आ गया है, ई हमारा 0 आ गया है। कुछ भी डाउट हो तो बताओ यहाँ तक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए। अब यहाँ से आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर अगर हमारा ओ पे है तो सिमेट्री है, हमें समझ में तो आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मन में कैसा सवाल उठेगा। अगर नहीं उठ रहा तो इसको आप समझिए, नहीं तो कभी कोई पूछ लेगा आप फंस जाओगे। चलो इस पॉइंट पे तो हमको समझ में आ रहा है, ये सब एक दूसरे की सिमेट्री है, जिससे हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यहाँ पे तो मैं समझ गया, कोई दिक्कत हमें नहीं हुई। अगर सबको हम एकदम छोटा छोटा मास डीएम लें, उसका हम कैलकुलेट करें, तो जो हमारा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा 0 आएगा सेंटर पर। क्यों आएगा, सिमेट्री के कारण। एट सेंटर ई इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 0। लेकिन अगर हम इस पॉइंट को इसके अंदर तो हम कहीं भी ले सकते हैं। मान लेते हैं हम क्या करते हैं, अब आप बोलोगे कि सर अब हम क्या करते हैं, सेंटर पे ना लेके आपने बोला है कि इनसाइड 0 कैसे हो रहा है उसको समझते हैं। अब आप बोलोगे कि हम अंदर सेंटर पे ना लेके यहाँ पे ले लेते हैं, तो अब आप बोलोगे क्या यहाँ पे सब एक दूसरे की सिमेट्री है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर, क्योंकि ऊपर अगर जो मैंने ये एक्सिस बनाई देखो, ऊपर ज्यादा ऊपर कम मास है, लेकिन नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा ज्यादा मास है। तो जिसके कारण अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, इसी को हम समझते हैं। तो अगर अंदर है, मान लेते हैं यहाँ अंदर इनसाइड जो हमारी रेडियस है r लेस देन r है, किसी भी एक r के लिए जनरल हम लिखते हैं। E इक्वल टू हमारा क्या होगा, जी एम, यही होगा ना, अगर मास m मान लेते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। छोटू सा मास जो अगर हम डी एम जो भी ले रहे हैं, चलो जी डी एम लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आपके देखो जो इस पॉइंट पर है, केवल अपर पोर्शन पर आप फोकस करो। इसके अपर पोर्शन में मास हमारा क्या है, फर्स्ट हाफ में ये जो अपर पोर्शन है इस पॉइंट पर, अपर में देखो हमारा मास कम है। अगर मास कम है तो हमारा रेडियस भी कम है, जिसके कारण अगर ये है तो इसका ऐसी बैलेंसिंग होती है कि जो नेट इफेक्ट आता है वो 0 ही आता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। इसी तरह हम लोअर पोर्शन में देखेंगे, लोअर पोर्शन में हमारा मास भी ज़्यादा है और हमारा क्या है, आर भी ज़्यादा है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ई बनता है, इधर घटता है। इस डायरेक्शन में हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, इसका रिजल्ट जो आएगा। लेकिन यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ये जो है ई डायरेक्शन, इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं लोअर पोर्शन के लिए। एक पोर्शन अपर है, एक पोर्शन नीचे, यहाँ पे घटेगा। समझ में आया कि नहीं, जिस भी पॉइंट पे आप लोगे उसका दो पोर्शन हो गए, अपर या लोअर। हमने दिखाया कि जिधर मास कम है उधर उसकी रेडियस भी कम है, जिसके कारण हमारा जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आया
वो इंक्रीज हो रहा है, और जो नीचे की पोर्शन में है वो हमारे मास तो वही रहेगा। चलो डीएम ही मास लिए हैं तो उसको हम मास को घटाते नहीं हैं, उसको फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हमारा आर क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रही है। अगर रेडियस इंक्रीज होगी, रेडियस हमारा इंक्रीज होगा, देखो लोअर में तो मास ज्यादा है ही, उसको आपको जो भी करना आप लिख देना, लोअर में हमारा मास मोर है कंपेयर टू अपर के, लेकिन रेडियस ज्यादा इंक्रीज हो रही है जिसके कारण नेट ग्रेविटेशनल फील्ड घटेगी। और इन दोनों का ऐसा बैलेंसिंग होता है कि ऐसी बैलेंसिंग होती कि हर पॉइंट पर जीरो होता है। इसको आप नोट करके लिख लेना कि जो हमने पॉइंट आपको बताया कि इनसाइड कैसे जीरो किया, किसी भी आप पॉइंट पे लोगे वहां पे अंदर ऐसी बैलेंसिंग होती है, यहां पे लिख देता हूं, ड्यू टू सच टाइप ऑफ बैलेंसिंग, ये ऐसी बैलेंसिंग होती है कि हर पॉइंट पर हमारा जो नेट इफेक्ट आता है वो क्या होता है, टू सच बैलेंसिंग एवरी पॉइंट हमारा जो ई है वो निकल के आता है हमारा जीरो। क्लियर हुआ कि नहीं, वो कहाँ पे है, इन साइड के लिए जो हमने किया था। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि यहाँ तो सिमेट्री हमें सीधा सीधा दिख रही है लेकिन ऊपर तो सिमेट्री है नहीं, वहां आपने कैसे बोल दिया कि हॉलो स्फीयर के अंदर जीरो होगा, तो आप ऐसे उसको एक्सप्लेन करके पूरा समझा सकते हैं, लॉजिक के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो जो चीजें हो रही चलो सबको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे। ये है हमारा हॉलो स्फीयर, आगे अभी सॉलिड की बात करेंगे, अभी जस्ट हॉलो का कर रहे हैं, इसको समझिए। ये है इसका, अब आप हमें ध्यान से बताओ जो जो हमने रिजल्ट निकाला, जब हमारा r ग्रेटर देन r था, यहाँ पे e हमारा कितना आया है, e हमारा आया है gm/r², यही आया है कि नहीं। अब ये क्या है, r हमारा आउटसाइड ऑफ द हॉलो स्फीयर है, इसके बाहर आप देखो e हमारा क्या है, e हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² है। तो इसके आगे हम जैसे जैसे जाएंगे, अगर हमारा r इंक्रीज होगा तो ई हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां से देखो, अगर हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे जो भी डिस्टेंस है तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या होगा, घटेगा। और ये किस रेशियो में घट रहा है, स्क्वायर के, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। इसी तरह इसके सरफेस पर देखते हैं, जब हमारा r इक्वल टू आर है, तो r इक्वल टू आर है तो इधर हमारा e इक्वल टू gm/r², यहाँ तो कांस्टेंट है, ई हमारा क्या यहाँ पे निकल के आया है, ई हमारा कांस्टेंट है। यहाँ से आप देख सकते हो जी भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। और जब हमारा आर, कलर चेंज करते हैं, जब हमारा आर कैपिटल आर से कम है, इसके इनसाइड की बात हो रही है, आर लेस देन आर, यहाँ हमने अभी देखा इस केस में हमारा ई क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इनसाइड हॉलो स्फीयर के इनसाइड में आपका हमेशा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो आएगी वो हमेशा जीरो आएगी। अब चलो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, आखिर आएगा कैसे। तो आप देखो इसके सरफेस के अंदर तक अगर हम यहाँ तक वो करें, क्या आ रहा है, यहाँ तक तो हमारा जीरो है। अगर इस एक्सिस पे मैं ई वेक्टर दिखाऊं और इधर मैं डिस्टेंस आर को लूं, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे जैसे हमारा आर इंक्रीज होना शुरू हुआ, ई में कोई चेंजेस नहीं आया, जैसे ही ये सरफेस पर पहुंचा, अब सरफेस पर क्या होगा, इसमें तुरंत चेंजेस आ जाएगा। उस सरफेस पे वैल्यू कितनी है, सरफेस पे वैल्यू है gm/r²। ध्यान से आप देखो, जैसे ही इसके सरफेस पर आया, कितना आया, gm/r²। अब सरफेस के आगे जाएंगे, यहां तक हम आ गए, यहां से चलना चालू किए, ओ से यहां से हमारा अंदर जीरो रहा, रेडियस बढ़ाता गया। इसके बाद जैसे हम उसके सरफेस पर पहुंचे, अब यहां से हमारा ई क्या होगा, घटना शुरू होगा। यहां से ई हमारा क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे। और किस शेप कैसा आएगा आप बताओ, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² है, यहां से कैसा है, पैराबोला का शेप आएगा। और जब हमारा आर इनफाइनाइट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। ई हमारा कैसे वेरी कर रहा है, 1/r² पे। और यहाँ पे हमारा ई की वैल्यू कितनी आई है,
ई की वैल्यू हमारी निकल के आई है Gm/r² इसके सरफेस पर, और यहाँ इसके इनसाइड ई की वैल्यू हमारी कितनी है 0। ये उसका ग्राफ है। एग्जाम में कई बार ये ग्राफ पूछा गया है आपके जेई और नीट में कि हमारा हॉलो स्फीयर के इनसाइड में ग्राफ क्या होगा या उसकी वैल्यू क्या होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आप पूरा डेरिवेशन के साथ, लॉजिक के साथ, जितना पॉसिबिलिटी थी हर चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलो, ये तो बात हो गई हॉलो की। अब बात करते हैं सॉलिड का। ये बताओ समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आ गया होगा, सॉलिड में कुछ भी नहीं है, बस इसी का एप्लीकेशन है। और ग्रेविटेशनल फील्ड का जितना भी कॉन्सेप्ट यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज होगा, इसलिए अच्छे से समझना। हर चीज पूरा लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टाइम दे के एक बार नहीं आता, दोबारा देखिए, लेकिन अच्छे से देखिए। यहाँ पे हमारा R=R है, ठीक। इधर फिर से लिख देता हूँ R<R है, और इधर हमारा R>R है। समझ में आया कि नहीं? जो जैसे हो रहा था ग्राफ से, आप देखो अंदर 0 था, इधर घट रहा था, पूरा एक्सप्लेन हो गया है। चलो अगला टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सॉलिड स्फीयर का निकालते हैं। इसका पहले बना लेते हैं सॉलिड स्फीयर। ये हमारा अर्थ ही है, इसको चाहे अर्थ बोलो चाहे सॉलिड स्फीयर, जिसका मास m है, रेडियस r है। आपसे पूछ रहा है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है। अब इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड तीन टाइप का आएगा। एक इसके सरफेस पर क्या होगा, एक इसके आउटसाइड पे क्या होगा, एक इसके इनसाइड क्या होगा। समझ में आया कि नहीं? पूरा कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, उसको पहले एक एक करके समझते हैं। चलो शुरू करते हैं इसकी एनालिसिस। समझ में आया कि नहीं? इसमें भी वही पूछ रहा है कि इसका हमें ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड तीन टाइप की होगी, एक स्पेयर के बाहर, और यहाँ पे सॉलिड है, एक स्पेयर के सरफेस पर, एक हमारा स्पेयर के अंदर। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, जब आप पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जाओगे तो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगा, पृथ्वी के सरफेस पे हो ग्रेविटेशनल फील्ड तब क्या है। और इसके बाद आप जब पृथ्वी के अंदर जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगा, उन सब के बारे में हम एनालिसिस करेंगे और उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आपको विजुअल आ जाएगा कि ऊपर जाने पे घटेगा सरफेस के, या सरफेस के नीचे जाने पे, या सरफेस पे कहाँ कैसा आएगा। चलो इसकी एनालिसिस शुरू करते हैं। ये है हमारा एक सॉलिड स्फीयर। अच्छे से समझना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आज के टॉपिक में ग्रेविटेशनल फील्ड के रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और देखो, मैं यार सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखो, गॉस लॉ हमारा क्या बोलता है, अगर इसका पूरा स्फीयर का मास m है, रेडियस r है, तो हम इस सारे मास को यहाँ पे पॉइंट मास एक एज्यूम कर सकते हैं। कैसे करते हैं? गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको नोट करके लिख लो कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी कैन एज्यूम होल मास एट द सेंटर। और ये किस केस में है? स्फीयर के केस में वैलिड है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम आउटसाइड के लिए बात करते हैं। यहाँ भी इसके तीन होंगे, यहाँ पे पहले नोट कर देते हैं। एक तो आउटसाइड होगा, आउटसाइड में हमारा R>R होगा, जो इसके रेडियस से ज्यादा होगा। दूसरा होगा इसके सरफेस पर, तीन टाइप के निकालेंगे ना, जो R=R होगा। तीसरा कहाँ होगा? इसके अंदर, इनसाइड, जहां पे हमारा R<R, ठीक। अब चलो निकालते हैं, पहले सबसे पहले आउटसाइड पे निकालते हैं। कोई पॉइंट P यहाँ पे लेते हैं, मास m है। अगर इनके बीच डिस्टेंस हमारा क्या है? इनके बीच डिस्टेंस हमारा r है। तो यहाँ पे आप बताओ इसके कारण हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे कितना आएगा? E=Gm/r²। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है, तो जो पिछली बार था वही निकल के आया। ये किस केस में आया है? जब हमारा R>R है। अब बाहर कहीं भी आप लोगे, सेंटर से उसका जितना डिस्टेंस है उसका R² से डिवाइड कर दोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलो सरफेस पर देखते हैं, कहाँ पे हम आ गए हैं? इसके सरफेस पर। इसके सरफेस पे क्या हो रहा है? अगर इसका रेडियस r है, मास m है, पूरे मास को हमने जस्ट ए पॉइंट मास है, भूल जाओ कि स्फीयर है, इसलिए फार्मूला हम यहाँ पे लगा पा रहे हैं। और वो कैसे हुआ है? गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो हमारा E आएगा इसके सरफेस पर,
यहाँ पे ई कितना आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये सारी इंटेंसिटी है, फील्ड तो मेजर ही नहीं होती, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी मेजर होती है। ये हमारी आएगी Gm/r²। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब बात आके फंस गई इनसाइड पे, कैसे निकालोगे? वहां तो हॉलो था, हम उसको वो कर दे रहे थे। अगर हम यहाँ अंदर आएंगे तो उसी हिसाब से मास भी तो कट रहा है। इसको अब हम कैसे करेंगे? तो चलो उसके बारे में समझते हैं। देखो अभी, अब इसको हम क्या करेंगे, एक अंदर छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, एकदम छोटा सा, फिर उसको हम ऐड करके देख लेंगे, तो हम जैसे निकालते थे अंदर कैसे वेरी कर रहा है वो सारा निकल के आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे कुछ बनाते हैं। ये है हमारा अर्थ, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिप ले रहा हूं इस सरफेस पे। यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ P, और जिसकी रेडियस कितना है, इसकी रेडियस में लेता हूँ स्मॉल r। शांति से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर नहीं समझोगे हमेशा कंफ्यूज रहोगे हो क्या रहा है। मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये सॉलिड है, वहां तो हॉलो था, हमें सीधा आंसर मिल गया था। लेकिन ये हमारा हॉलो है, सॉरी ये हमारा सॉलिड है, यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं r दूरी पर एक छोटा सा स्ट्रिप लिया। अब इस पे एनालिसिस करता हूँ कि हो क्या रहा है। अब आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे जो है, अगर मैं इसको एक सेल ले लूं, मतलब इतना पोर्शन काट के निकाल लूं, अगर इतना पोर्शन मैं काट के निकाल लूं, ये अंदर वाला जितना मैंने किया हूं, एक ये सॉलिड बचेगा और एक कैसा बचेगा, जो बाहर का है उसको बना रहे हैं बाहर का। अगर हम मैं ये बीच वाला जो स्ट्रिप लिया हूं इसको काट के बाहर निकाल लूं, तो बाहर आपका क्या बचेगा, बाहर आपका यही बचेगा, इसी तरीके से बचेगा ना। बाहर आपका ऐसे बचेगा, अगर मैंने इसको काट के निकाल लिया अंदर का, और जो अंदर का आया है उसको मैं यहाँ पे डालता हूँ। अब ये जो रेड कलर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए ये हमारा एक सेल हो जाएगा। अगर ये पॉइंट हमें पी है, ये समझ में आया कि नहीं? ये मैंने अंदर से इसको इतने को काट के निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, पी पॉइंट पर अगर हमें एनालिसिस करनी है, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा सेंटर ओ है, यहाँ से डिस्टेंस इसकी आर है, तो पी पे हमारा कितना ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, पी पे हमारा दो फील्ड आएगा। एक फील्ड जो सेल है बाहर वाला सरफेस वो लगाएगा, और एक इसके अंदर के जो सॉलिड वाला बचा हुआ है ये लगाएगा। लगाएगा कि नहीं? इस पे दो फील्ड महसूस होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये पहले बताओ विजुलाइज हुआ कि नहीं? ये जितना मैंने यहाँ पे स्ट्रिप बनाया था इसको काट के निकाल लिया। अब जब इसको काट के निकाला तो ये अंदर क्या दिखेगा, हॉलो टाइप दिखने लगेगा। फिर से उसको डाल दिया आपको समझाने के लिए, मतलब नहीं तो ये आप नहीं समझ पाते कि सेल क्रिएट कैसे हुआ। इस पे एक सेल मैंने क्रिएट कर दिया। अब ये सेल पे क्या आएगा, दो टाइप के फील्ड आएंगे, एक जो ये अंदर वाला पोर्शन है ये लगाएगा, और एक जो बाहर का ये बचा हुआ है ये लगाएगा। अब आप इमेजिन करिए, समझिए थोड़ा, ये बाहर वाले के लिए ये कैसा महसूस करेगा। अगर ये हमारा बाहर को हम एक पूरा सिंगल मटेरियल मान लें, तो ये हॉलो स्फीयर पूरा उसे अंदर लगेगा, और ये अंदर वाले के लिए क्या आएगा, सॉलिड स्फीयर का काम करेगा। तो चलो इसको मैं लिखता हूं, जो हमारा ई वेक्टर आ रहा है वो हमारा क्या आएगा, किसके किसके कारण? एक तो हमारा आएगा ई वेक्टर ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू आउटसाइड सेल, वो जो सेल है उसके आउटसाइड में, ड्यू टू आउटसाइड सेल। और एक क्या आ रहा है, एक हमारा आ रहा है इनसाइड सेल, जो उसके अंदर बचा हुआ है इस पॉइंट के, देखो ये सेल के अंदर के कारण। तो ई वेक्टर एक हमारा आया है ड्यू टू इनसाइड सेल। समझ में आया कि नहीं? हमारा दो टाइप की फील्ड इस पॉइंट पर आएंगे। यहां तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। तो यहाँ पे अगर हमें पी पॉइंट पर निकालना है तो क्या हमारा आएगा, हमारा एक सेल हमारा क्या है, जो हमारा इनसाइड सेल है वो हमारा इनसाइड पॉइंट है। और इसके लिए क्या बनेगा, अगर ये हमारा सेल है, ये तो हमारा इनसाइड पॉइंट है, और इसके लिए क्या बनेगा, सॉलिड। ये सॉलिड के लिए क्या बनेगी, सरफेस बनेगा। और इसके सरफेस पर हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, ये जो बना है तो सॉलिड है। सरफेस पे आप देखो ना, इक्वल टू Gm/r²। अगर इसका मास हम m डैक्स मान लें, तो इस सरफेस पर हमारा कितना आएगा, Gm डैक्स बाई r² आएगा कि नहीं?
और इसके कारण अंदर कितना आ जाएगा, वो हमारा 0 आएगा। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हमारा क्या आएगा, जो हमारा सेल है ये क्या है, एक इसका इनसाइड पॉइंट है, सेल का इनसाइड पॉइंट जो हमारा सॉलिड है। ऐसे हम स्ट्रिप ले लेके जिस पे भी हमें पूछेगा डिस्टेंस पे, हम वैसा स्ट्रिप लेके इसको बना लेंगे, क्योंकि हमें सरफेस पर पता है। और एक ये जो बाहर वाला है उसके कारण आएगा, वो हमारा कहाँ उसका लगेगा, ये वेक्टर, ये किसके कारण लगेगा, सरफेस पॉइंट। ये हमारा कहाँ पे है, सरफेस पे है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होगा। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बताओ, अच्छे से समझो। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करो, मुझसे जितना सिंपली वे में हो सकता है मैं सारा चीज आपको करके दिखा रहा हूँ। अब आप बताओ, जो हमारा सेल है, अगर हमारा पी उसके अंदर है, ये अगर हमारा सेल है पूरा हालो, अभी ये अंदर रेड कलर को मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे केवल मैं इसको बना रहा हूँ। ये हमारा क्या इसको लगेगा, अंदर का काट के मैंने निकाल लिया है, ए पॉइंट पी है कि नहीं, अंदर का काट के निकाल लिया है। इसके लिए कैसा महसूस करेंगे, हॉलो है, तो इसको ये कि सेल लगेगा, चाहे हॉलो स्फीयर बोलो या सेल। कलर चेंज करके लिखते हैं आपको समझाने के लिए। अंदर ये पूरा खोखला हो गया है, और एक क्या है हमारा, अगर यहाँ पे हमसे पूछे ई वेक्टर हमारा क्या आएगा किसी भी सेल के इनसाइड, सेल के इनसाइड हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारा फार सेल, ये तो हॉलो स्फीयर का केस हो गया, किसी भी पॉइंट पे सरफेस के अंदर जाओगे क्या आएगा, 0 आएगा। फार सेल पी, पी इज हमारा क्या है, पी उसके अंदर है, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हमारा हॉलो स्फीयर का केस आ गया। तो इस कारण सो जो हमारा सेल के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड आया है वो हमारा 0 हो गया। तो ये हमारे जो पहला पॉइंट था सेल के कारण आ रहा था, क्या हो गया, 0। हमने कितना इजी जुगाड़ लगाया, पिछले कॉन्सेप्ट को यूज किया, सीधा वो हमारा बन के आ गया। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं। अब जो हमारा बच गया है उसके कारण हम देखते हैं, अगला स्लाइड देते हैं। अभी जो बचा है इसको इमेजिन करो, ये बाहर से इसके कारण हट गया है, जो ये अंदर का था। ये तो पूरा हमारा सॉलिड है, इसका रेडियस है हमारा r, और इसका मास जो पोर्शन हमारा बचा है जिसको हमने काट के नहीं निकाला है, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको ये दिखे, इसका रेडियस है r, और इसका जो मास आया है वो हम मान लेते हैं कितना है, m डेक्स, क्योंकि हमने m काफी काट के निकाल लिया है, अंदर का जो है उसको m डेक्स मान लेते हैं। कुछ भी डाउट है तो बताओ। अब जब इसका m डेक्स मास है और हमें सरफेस पर हमसे पूछा जा रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हम इस मास को कहाँ एज्यूम करेंगे, गॉस लॉ के हिसाब से इस मास को बाहर बना दूं क्या, ये हमारा ऐसा दिखेगा गॉस लॉ से, m डेक्स, और हमसे इस पॉइंट पर पूछा जा रहा है r पॉइंट पर, तो यहाँ पे हमारा सरफेस पर कितना आ जाएगा, इस सरफेस पर, इस सरफेस पर हमारा आ जाएगा जी एम डेक्स बाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया जो पी पॉइंट पे हमसे पूछ रहा था। तो जो हमारा यहाँ पे नेट पूछ रहा था, ये पहला पॉइंट हमारा 0 हो गया है। तो जो हमारा ई वेक्टर पी, कोई भी पी हमारा इनसाइड पॉइंट है, वहां पे निकल के आया है जी एम डेक्स बाई आर स्क्वायर। ये किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर हमसे पूछे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, तो हम ऐसे उसको आसानी से निकाल देंगे। अब यहाँ पे एक वेरिएबल और आ गया है एम डेक्स, जो अंदर का मास बचा था एम डेक्स, अब उसको हम कैसे निकालें इसके बारे में आइए समझते हैं। अब देखो स्पेयर हमारा तो यूनिफॉर्म है, स्पेयर इज यूनिफॉर्म। अगर स्पेयर हमारा यूनिफॉर्म है मतलब जिस मटेरियल से बाहर वाला बना था हमने काट के निकाला वही मटेरियल तो अंदर वाला भी होगा। अब जैसे आपके पास कोई एक आयरन है, आपने कुछ पार्ट काट दोगे तो क्या उसका डेंसिटी ये सब चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर ये हमारा सेम है तो डेंसिटी हमारी क्या रहने वाली है, डेंसिटी हमारी सेम रहने वाली है, रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से अगर हमें एम डेक्स चाहिए, एम डेक्स इक्वल टू क्या आएगा, रो इंटू भी डेक्स, भी यहाँ पे हमारा वॉल्यूम है, ठीक। कुछ भी डाउट हो तो बताओ, भी हमारा यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे लिख देता हूँ। स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब चलो इसको लिखते हैं,
ई डेक्स जो हमारा ई आया है उसके इनसाइड, ये सारी इनसाइड के लिए एनालिसिस हो रही है। समझ में आया कि नहीं? ये सारा चीजें जब आर लेस देन इक्वल टू आर यहाँ से चालू हुआ है, अच्छे से समझना। तो ई इक्वल टू हमारा क्या आया था? जी एम डेक्स बाई आर स्क्वायर, यही आया था। यहाँ देखो आर भी वैरी हो रहा है, एम डेक्स भी। तो चलो अब इसको एक में कन्वर्ट करते हैं। एम डेक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? एम डेक्स इक्वल टू हम रो इंटू वी डेक्स बाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम, ये छोटे से पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो चलो उसकी वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे जी रो वी डेक्स की वैल्यू 4/3 पाई, रेडियस कितना है देखो, कैपिटल आर मत ले लेना है, स्मॉल आर की वैल्यू की बात हो रही है। तो ये कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, यही आएगा ना, पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा ई निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4/3 जीरो पाई आर। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बताओ। ये हमारा आया किसी भी पॉइंट पर, अगर हमारा सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड पूछे, ये फार्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। अब चलो मास के टर्म में बताते हैं, क्योंकि हमें रेडियस के टर्म में चाहिए ना। यहाँ से भी देखो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर आ गया। अभी हम और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मास के टर्म में निकालते हैं। अब देखो डेंसिटी यहाँ पे रो इक्वल टू एम बाई वी है, तो एम बाई 4/3 पाई आर क्यूब हम डाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल डाल सकते हैं। तो चलो यहाँ से उसकी वैल्यू पुट करते हैं। रो इक्वल टू एम बाई 4/3 पाई आर क्यूब। अब चलो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ई इक्वल टू कितना है? 4/3 इंटू आगे क्या है अभी? जी पाई आर को एक साथ रखते हैं, 4/3 जी आर पाई इंटू रो। रो की वैल्यू कितनी है? m/4/3 इंटू पाई आर क्यूब। यहाँ से देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ई इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया है? ई इक्वल टू हमारा जी एम, यही निकल के आया है ना, ई इक्वल टू जी एम। और क्या निकल के आया है? स्मॉल एम जो हमारा था वो तो कैंसिल हो गया, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया, जी एम आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और यहाँ पे मैंने देखो माइनस साइन नहीं यूज किया, वो आपको शुरू में ही बताया था, टुवर्ड्स द सेंटर था। आप उसको चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो ई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? आर के। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये टुवर्ड्स द सेंटर है, सारा आपको माइनस लगा देना है। मैंने आज के सेशन में आपको शुरू में ही बोला था, उसको आप खुद से पिछले सेशन में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो सारी चीजें आपकी कांस्टेंट हैं, केवल क्या वेरी कर रहा है? आर। अब चलो इसका भी हम ग्राफ बनाते हैं। चीजें समझ में आई कि नहीं? कहाँ पे कैसे वेरी हो रहा है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इस एक्सिस पर आपका ये लूँ, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, और इधर आर लूँ, चलो देखते हैं कैसे वेरी करेगा। अगर हमारा ठीक, इसके बारे में चलो देखते हैं ग्राफ हमारा कैसे जाएगा। अब आप बताओ, इसका जब हमारा आर लेस देन आर है तो हमारा क्या हो रहा है? जब हमारा आर लेस देन आर है तो हमारा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसने है? यहाँ पे लिख देते हैं यार। जब हमारा आर ग्रेटर देन आर है तो हमारा ई इक्वल टू कितना आया था? जी एम बाई आर, जी एम बाई आर स्क्वायर। यही आया था ना, ग्राफ को अच्छे से समझना, जी एम बाई आर स्क्वायर। जब हमारा आर इक्वल टू आर था तो ई इक्वल टू हमारा निकल के आया है जी एम बाई आर। यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r से घट रहा है। और जब हमारा आर लेस देन आर है तो इधर हमारा ई कितना आया है? यहाँ पे ई देखो हमारा जी एम बाई आर क्यूब, जी एम आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमारा ई है
ई हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² है। आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो ई घटेगा, और जब हम सरफेस पे आ गए, यहाँ हमारा ई क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे जब हम उसके अंदर हैं तो ई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है। जैसे जैसे ई इंक्रीज होगा वैसे वैसे आर इंक्रीज होगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब हमने आर की वैल्यू इंक्रीज करना चालू किया। अगर ये सेंटर ओ है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इंक्रीज होगा, और कैसी, एक स्ट्रेट लाइन में इस पॉइंट पे आएगा। जैसे ही सरफेस पे आया, आर इक्वल टू आर पे, अब आर ग्रेटर देन आर पे क्या होगा, आर ग्रेटर देन आर पे घटना चालू हो जाएगा। और कैसे घटेगा, कैसे घट रहा है, पैराबोला शेप में 1/r² करके। यहाँ पे इसको फिर से बनाते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। कौन सा कलर, चलो ग्रीन ले लेते हैं। जब r की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट होगी तो हमारा e की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा e था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r था, यहाँ पे हमारा e क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉलिड स्फीयर में सेंटर से सरफेस की तरफ आने में ग्रेविटेशनल फील्ड इंक्रीज होती है, उसके सरफेस पे एकदम मैक्सिमम होती है, जो कितनी है, E = gm/r²। इसके बाद जैसे सरफेस के बाहर जाना शुरू करेंगे, फिर से हमारा घटना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के रिलेटेड इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है। इतना आप अच्छे से समझ लोगे, एग्जाम में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपसे ना सॉल्व हो। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर कहीं भी आपको ना समझ में आया हो, आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। अगर इसके अलावा आपको कुछ और डाउट है या कोई क्वेश्चन है जो नहीं सॉल्व हो रहा है, टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं लेक्चर खत्म होने के बाद जितना भी नोट यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, इसका पीडीएफ वहाँ पे शेयर करता हूँ। इसके अलावा उस ग्रुप में हर दिन मैं पोल डालता हूँ, और आप जाइए उस क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, और वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम रिलेवेंट है। आप देखा होगा कि फिजिक्स में आपके 95% क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, आप उस ग्रुप पे पोस्ट कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे आप हमें भेजिए। चलिए इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। फीडबैक देके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।